ये लो कुछ रकम जिससे तुम अपनी बीमार माँ का इलाज करवा सकते हो। महरों ने बड़े गुरूर से अजलान को असियत देने के लिए इसके मुंह पर कुछ बड़ी रकम मारी थी। लेकिन तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम जैसी औरत से पैसे लूँगा कभी? तुम अपने ये पैसे अपने पास रखो, मगरूर औरत। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। महरों ने सर्द नज़रों से इसे देखते हुए अपनी बात जारी रखी। ये पैसे मैं तुम्हें वैसे ही नहीं दे रही। इसके लिए तुम्हें मुझसे 2 माह के लिए निकाह करना होगा। ये निकाह इस वक्त मेरी ज़रूरत है और पैसे तुम्हारी असलान। निकाह अभी और इसी वक्त होगा। महरों ने बोलते हुए पैसों में इजाफा किया था। वो बेड पर साकित निगाहों से आईने में खुद को देखती हुई कुछ सोच रही थी। अभी जो मंजिर इसने देखा, इसने इसके वजूद में आग भर दी। वो गुस्से में तिलमिलाती हुई अपनी जगह से खड़ी हुई और यहाँ से वहाँ टहलने लगी। इसने ड्रेसिंग टेबल पर हाथ मारकर तमाम चीज़ें नीचे गिरा दी, लेकिन इसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसने इंतहाई कीमती लिबास जेबतन किया हुआ था। तराशे हुए बाल आगे की तरफ रखने के बायस इसका हुस्न तो चंद था, लेकिन ये सब कुछ बेकार गया। इसने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ा और खुद को अज़ियत दी। मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। इसने पास रखा गुलदान उठाकर इसे ज़ोरदार अंदाज में आईने के सामने फेंका, तो शीशा टुकड़े-टुकड़े होकर नीचे ज़मीन पर फैल गया और इसकी रगों में सुकून उतर गया। ये नहीं होना चाहिए था। आखिर तुम समझते क्या हो मुझे? क्या मैं कोई खिलौना हूँ? महरों ने अगले ही पल मुस्कुराते हुए अपने अंदर मौजूद आग को ठंडा करने की कोशिश की और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, "सकीना, सकीना, कहाँ मर गई हो? कहाँ हो तुम? इधर आओ, जल्दी से कमरा साफ़ करो।" इसने अपने बालों को दुरुस्त किया और अपने बैग को कंधे पर लटका कर हील की टिक-टिक करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। लग ही नहीं रहा था कि ये वही महरू है, जो थोड़ी देर पहले आंसुओं से रोती हुई अपने अंदर मौजूद एक दहकते आग के अलाव को कम करने की कोशिश कर रही थी। नीचे उतरकर इसने सबसे कोने वाला और कदरे तारीकी में डूबा कमरा देखकर एक सर्द आह भरी और फ़ज़ा के सुपुर्द की। इसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कई बार की दस्तक के बाद जब दरवाज़ा ना खुला तो वो एक बार फिर से चिल्लाने लगी, "राशिदा, राशिदा।" जी बीबी जी। वो फ़ौरन से इसके पास आई तो इसने दरवाज़े की तरफ इशारा किया। ये अज़लान और इसकी माँ कहाँ मर गए हैं? ये सुनकर राशिदा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। जी, कल रात से अज़लान साहब की वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो वो इन्हें लेकर अस्पताल गए हैं। ये सुनना था कि महरू के चेहरे का ज़ाविया बिगड़ गया। एक तो ये बूढ़ी औरत ना जाने कब हमारी जान छोड़ेगी। इसने एक अदा से अपने बालों को पीछे किया। ठीक है, जब अज़लान आए ना तो मुझे बता देना और हाँ, इसे मेरे कमरे में भेजना। कहना महरू इसे याद कर रही है, लेकिन इस वक्त मैं कमरे में नहीं हूँ। जब आऊँगी तब बताना। वो जाते-जाते पलटकर उँगली उठाकर इसे वार्निंग देने वाले अंदाज में हदायत देकर बाहर निकल गई। राशिदा ने सुकून का सांस भरा। महरू जब भी घर पर होती तो वो लोग हाई अलर्ट हो जाते। शाम के वक्त अजलान अपनी माँ को सहारा देकर घर के अंदर आया तो राशिदा दौड़ते हुए इसकी तरफ आई। अजलान साहब, आपको महरू साहिबा ढूंढ रही थी। हमें कहा है कि जैसे ही अजलान आए इसे मेरे कमरे में भेज देना। सोफिया बेगम ने अजलान के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ नागवारी की एक लहर उभरी थी। ठीक है, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं मिल लूँगा। लेकिन राशिदा ने अपने दोनों हाथ इसके सामने जोड़ दिए। अज़लान साहब, आप ज़रूर मिल लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने आपको उनके कमरे में ना भेजा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। राशिदा ने घबराते हुए कहा तो अज़लान ने गहरी सांस भरी। तुम डरो मत, वो वक्त की फ़िरौन नहीं है। जाओ तुम अपना काम करो, मैं इसे जवाब दे दूंगा। तुम पर आँच नहीं आएगी। राशिदा वापस मुड़ गई और वो सोफिया बेगम को सहारा देकर अंदर ले आया। अब इसे क्या बात करनी होगी? उन्होंने अज़लान से पूछा। आप इसे छोड़ें, इसे दिमाग पर सवार ना करें। वो एक मगरूर औरत है। मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। आप अपनी सेहत का ख़्याल करें और जो डॉक्टर ने दवाई दी है इसे वक्त से खा लें। मैं खुद ही फ़ारिग होकर इसे बात कर लूँगा। अज़लान ने इनकी बात की परवाह न करते हुए इन्हें बेड पर लेटाया और इनके पाँव दबाने लगा। दरवाज़े पर थोड़ी देर बाद फिर से दस्तक हुई। अज़लान साहब, बीबी साहिबा घर आ गई हैं और एक बार फिर से आपका बुलावा भेजा है। अज़लान के माथे पर बल पड़े। ये औरत इसे सुकून से जीने नहीं देगी, इसने दिल ही दिल में कहा। सोफिया बेगम सो चुकी थी, क्योंकि इन्हें डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था। पिछले 1 हफ्ते से इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन अज़लान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इनका इलाज मुकम्मल तौर पर करवा सके। सैलरी भी ख़त्म हो चुकी थी।
ऐसे में इसे पूरे 1 महीने इंतज़ार करना पड़ता और इनके ज़रूरी टेस्ट करवाने पड़ते। वो गहरी सोच में गुम था, लेकिन अब मेहरों के बुलाने पर चारों न चार इसे इसके कमरे में जाना पड़ा। इसने आहिस्तगी से बाहर निकलकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, बत्ती बुझाई और मेहरों के कमरे की तरफ बढ़ गया। घर में सन्नाटा छाया हुआ था, शायद मामू और ममानी किसी और देश की सैर को निकले हुए थे। इसने सर झटका और अपने ज़हन को सोचों से आज़ाद करते हुए इसने मेहरू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला, मेहरू सामने बेड पर टाँग चढ़ाए, चुभती हुई निगाहों से इसी को ही देख रही थी। क्यों याद किया है मुझे? इसने बेनियासी से सीने पर बाजू लपेटकर सामने बैठी खूबसूरत और हसीन मेहरू को देखा, जिसके हुस्न ने इसके दिल के तारों को ज़रा भी ना छेड़ा। दरवाजे में क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। अंदर आने से तुम्हारी शान में कमी नहीं आ जाएगी। अज़ला ने फीकी हंसी हंसते हुए दरवाजे में कदम रखे और एक बार फिर से इससे पूछा, मेरे पास वक्त नहीं है, बताओ मुझे क्यों याद किया है? वो इससे उम्र में 2 साल छोटी थी। बैठ जाओ सोफ़े पर। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, जो कहना है जल्दी कहो। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इनके पास जाना है। मेहरों ने तंजिया निगाहों से इसे देखा। चले जाना, मैंने कौन-सा तुम्हें रस्सी से बाँध कर रखा हुआ है। ख़ैर, असल बात की तरफ आती हूँ। इसने अपने पास रखा बैग उठाया और इससे नोटों की गड्डी निकाल कर इसकी तरफ उछाली तो अज़लान फटी-फटी निगाहों से इसे देखने लगा। ये क्या बदतमीज़ी है? तुम जैसी मगरूर औरत की दौलत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आइंदा ऐसी बदतमीज़ी करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचना। इसने वहाँ नोटों की गड्डी को फैलते देखा तो आग बगोला होते हुए इसे उँगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा था। मेहरू बजाय गुस्सा करने के हंस पड़ी। हकीकत की तरफ आते हैं। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी कि इस वक्त तुम्हें इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। ज़लान ने गौर से इसकी आंखों में देखा। और तुम्हें क्या ज़रूरत पेश आ गई कि तुम मेरी ज़रूरत का ख्याल रखने लगो? अज़लान भी पीछे हटने वाला नहीं था। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़हीन हो तुम। तुमसे इसी किस्म के सवाल की तवक्को थी। अब असल बात की तरफ आती हूँ। वो धीरे धीरे चलती हुई इसके पास आई। अज़लान ने अपना रुख फेर लिया। ये मत समझ लेना कि ये पैसे देकर मैं तुम पर कोई मेहरबानी कर रही हूँ, बल्कि इन पैसों के बदले मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। फेवर? कैसी फेवर? अज़लान ने अपने आईब्रोज इकट्ठे किए। इन पैसों के इवज़ में तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 2 महीनों के लिए। मेहरों की बात पर अज़लान अपनी जगह ठहर सा गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मैं कॉन्ट्रैक्ट तो क्या, किसी मजबूरी के तहत भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसी बददिमाग औरत को 2 महीने तो क्या, 2 दिन भी बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम कहीं और ट्राई करो। ये कहकर वो जाने लगा तो मेहरों के अल्फाजों ने इसके कदम रोक लिए। अपनी माँ के सारे अखराजात कैसे पूरे करोगे? क्योंकि मैं तो तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल रही हूँ। अज़ला ने शशंदर निगाहों से पीछे पलटकर इसकी तरफ देखा। किस जन्म के बदले ले रही हो तुम मुझसे? मैंने तुम्हारा और तुम्हारे वालिदैन का क्या बिगाड़ा है? वो फट पड़ा। इसे कहते हैं रोना। रोना जब मैं कह रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, बदले में तुम्हें तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे मिल जाएँगे, तो किस बात की अकड़ दिखा रहे हो? मेहरों ने तमसखर उड़ाते लहजे में इससे पूछा तो अज़लान इसे देखकर रह गया। ठंडे दिमाग से काम लो। मैं भी तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम भी। लेकिन इस वक़्त हम दोनों की ज़रूरियात हैं। तुम्हारी ज़रूरत पैसा है और मेरी ज़रूरत तुम हो। यानी तुमसे निकाह 2 माह का कॉन्ट्रैक्ट निकाह। तुम हाँ कह दो, तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और मैं अपनी ज़रूरत पूरी करूँगी। अज़लान ने अपनी आँखें सुकेड़ कर बग़ौर इसकी तरफ देखा। और मामू और ममानी को तुम क्या कहोगी? वो फ़ैसला तुम मुझ पर छोड़ दो, वो मैं अच्छी तरह देख लूँगी। बताओ तुम्हें ये निकाह मंज़ूर है या नहीं? अज़ला ने एक नज़र नीचे फैली नोटों की गड्डी की तरफ डाली और फिर इसके ज़हन में अपनी माँ का मजबूर अक्स घूम गया। वो इनको अकेला नहीं छोड़ सकता था, वो इन्हें कभी खुद से दूर नहीं करना चाहता था। लेकिन इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वक़्त की रेत इसके हाथों से फिसलती जा रही है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मुझे ये निकाह मंज़ूर है। इसने कुर्ब से अपनी आँखें मीच कर मेहरू से कहा, तो वह हँसने लगी। मुझे मालूम था तुम्हारी मजबूरी तुमसे हाँ ही कहलवाएगी। खैर तैयार रहो, मैंने सारे इंतज़ामात कर लिए हैं। निकाह अभी और इसी वक़्त होगा। अपनी माँ को कैसे मनाना है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अपनी अम्मी से कह देना कि इस बार कोई शरारत मत करें और हाँ, अपने काम से काम रखें। अज़लान की मुठियाँ भींच गई। इससे पहले वो कुछ कहता, मेहरू ने इसे आउट कहकर कमरे से बाहर जाने का कहा। इसने झुककर नोटों की गड्डी समेटी और अपने जेब में ठूंस ली।
एक गहरी तीखी नज़र मेहरू पर डाली और छोटे छोटे कदम उठाता हुआ बाहर की तरफ आया। अम्मी को कैसे बताऊंगा, ये सोच इसके जहन में आई तो इसने गहरा सांस भरा और कमरे में दाखिल हुआ। वो जाग गई थी। क्या हुआ बेटा? मेहरू ने क्या कहा है? शादी करना चाहती है वो मुझसे। अजलान ने बगैर किसी लगी लिपटी रखे अपनी वालिदा से कहा तो वह हैरान हुई। क्या तुम सच कह रहे हो? अब हैरानी के साथ साथ इनके चेहरे पर एक खुशी भी मौजूद थी। अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। ये शादी इसकी ज़रूरत है, सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। वो मेरा नाम इस्तेमाल करना चाहती है और कुछ भी नहीं। ये कहकर इसने अपनी अलमारी से एक कॉटन का जोड़ा निकाल कर इस्त्री के लिए रखा, ताकि निकाह के वक़्त थोड़ा ढंग का दिखाई दे। तभी मुलाज़िमा ने दस्तक दी और इसके हाथ में शेरवानी पकड़ाई। ये पहन लीजिए, मैडम साहिबा ने कहा है। अज़लान ने बैक वक़्त अपनी माँ की तरफ देखा और फिर कंधे अचकाकर शेरवानी मुलाज़िमा के हाथ से ले ली। इसने तैयार होकर खुद को आईने में देखा तो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इसकी आंखों में ठहरे हुए आंसुओं ने इसे बहुत कुछ याद करवाया था। मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूँगी फ़िरोज़। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझसे कहा कि तुम अगली फ़्लाइट से पाकिस्तान आकर मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुम तो वहाँ शादी कर चुके हो। इसने फ़िरोज़ की तस्वीर अपने मोबाइल में लगाई और इससे खुद कलामी करने लगी। लेकिन फिर इसने अपनी पलकों को झपक-झपक कर आँसुओं को धकेलने की कोशिश की और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कायम करते हुए एक फ़ोटो खींची। हैशटैग वेडिंग बेल्स ड्रीमी वेडिंग। इसने ये जोड़ा पहनकर बहुत से फ़ोटो निकलवाए और अपनी आईडी पर अपलोड कर दिए। वो बार-बार मोबाइल को देखे जा रही थी कि फ़िरोज़ ने इसके फ़ोटोज़ देखे या नहीं। घड़ी की तरफ इसकी नज़र गई तो 8 बज चुके थे। वो सहज-सहज कर कदम उठाते हुए नीचे की तरफ तशरीफ़ ले आई, जहाँ वो शेरवानी पहने इसी का इंतज़ार कर रहा था। चलें, मेहरों ने इसके हाथ में अपना हाथ डाला और एक और फ़ोटो निकाल कर अपलोड कर दी। इसके दिल में इस अमल से बहुत सुकून सा होने लगा। वो दोनों एकदम से अलग हुए और निकाह ख़्वाह के सामने जाकर बैठ गए, जहाँ निकाह ख़्वाह ने बारी-बारी इन दोनों से इनकी रज़ामंदी पूछी थी। इन दोनों ने कबूल है कहकर एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। अज़लान उठकर जाने लगा तो मेहरों ने इसे पुकारा, "कहाँ जा रहे हो? तुमने सुना नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम्हें मेरे इशारों पर चलना होगा।" अज़लान मुस्कुराते हुए इसके करीब आया। "मेहरू साहिबा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो फिर इसी हिसाब से तो आपको रुखसत होकर मेरे कमरे में आना चाहिए।" मेहरू के होश उड़ गए। "ज़बान संभाल कर बात करो।" "ज़बान तो अब आप संभाल कर बात करेंगी, क्योंकि 2 माह के लिए ही सही मैं आपका शौहर हूँ और आपको हर बात माननी होगी। निकाहनामे पर लिखी है हर बात, शौक़ से पढ़ लीजिए। आप मेरे हुक्म की पाबंद हैं, मेरे बगैर कहीं आ जा नहीं सकती और ना ही मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकती हैं। अज़लान का चुभता हुआ लहजा सुनकर इसकी आंखें उबल पड़ी। बकवास बंद करो अपनी। वो पलटकर अपने कमरे की तरफ गई तो अज़लान ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। तीर सही निशाने पर लगा था, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है मैडम। इसने छोटे छोटे कदम उठाते हुए मेहरू के पीछे इसके कमरे में कदम रखे, जहां वो अपनी ज्वेलरी उतार रही थी और अपना दुपट्टा इसने उतार कर साइड पर रखा था। अज़लान कमरे में दाखिल हुआ तो मेहरू ने आंखें सुकेड़कर इसे देखा। यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अज़लान ने दरवाज़ा बंद किया, चंद कदम आगे आया। मैरिज मैरिज होती है और आप मुझसे घूंघट उठवाए बगैर कैसे कपड़े बदल रही हैं? आपका शौहर आपको भरपूर निगाहों से देखना चाहता है। मेहरू ने ये सुना तो चंद कदम पीछे हटी और इसकी आंखों में खौफज़दा नज़रों से देखने लगी। अज़लान, दूर रहो मुझसे। वो खौफ के मारे कांपने लगी। मैं अभी सबको बुलाकर जमा कर दूंगी और फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम क्या कर रहे हो। अज़लान हंस पड़ा था। मेरे होश मेरे ठिकाने पर हैं, लेकिन शायद ये शादी करके आप अपने होश खो चुकी हैं। आप किसको बुलाकर इकट्ठा करेंगी? इस घर में तो ऐसा कोई भी मर्द मौजूद नहीं है जो आपकी हिफाजत कर सके। वह चंद कदम चलता हुआ इसके बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ा हो गया। मेहरू ने फटी-फटी निगाहों से इसे देखा और इसके सीने पर हाथ रखकर इसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन अज़लान टस से मस न हुआ। वो मजबूत जिसामत का मालिक अब इसे अपनी निगाहों से कन्फ्यूज़ करने लगा। मेहरू ने अपना दुपट्टा उठाया और अपने ऊपर फैलाया, लेकिन अज़लान ने इसका दुपट्टा उठाकर दूर फेंक दिया। "इन तमाम चीज़ों की आपको क्या ज़रूरत है? आप तो हुस्न से माला माल हैं और आज आपने निकाह करके ये साबित कर दिया है कि मैं आपके हुस्न से फ़ायदा उठा सकता हूँ।" वो चबाते हुए लहजे में कहकर इसके नज़दीक आया तो मेहरू रोने लगी।
दूर हो जाओ मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अज़लान ने चंद लम्हे इसे देखा और हंसता हुआ दूर हो गया। 2 माह की शादी का ये पहला दिन है और अभी से आपका ये हाल है। आप तो अभी से मुझसे डर गई हैं मेहरू साहिबा, आगे आपका क्या होगा? अज़लान ये कहकर बेड पर ढह जाने वाले अंदाज में लेटने लगा, तो मेहरू ने हैरत से इसे देखा। जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। वो इस पर चिल्लाने लगी। अज़लान ने अपने दोनों हाथ उठाकर इसे चिल्लाने से रोका। चिल्लाइए मत बेगम साहिबा, वरना फिर मैं जो करूँगा तो आप रोती ही रह जाएंगी, और आपके पास तो ये जवाब भी नहीं होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेहरू ने सुकून का सांस लिया। कमबख्त इंसान, उंगली क्या पकड़ाई है, हाथ ही पकड़ने लगा है। वो जैसे ही बाहर निकला तो वो फौरन से आगे बढ़ी और दरवाज़ा बंद किया। असलान ने सही मानों में इसके छक्के छुड़वा दिए थे, और मेहरू को ऐसा लगा था कि शायद इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। फ़िरोज़ को नीचा दिखाने के सबब इसने अपनी ज़िंदगी को बर्बादी के दहाने पर डाल दिया है। अज़लान अपने कमरे में आया तो इसकी वालिदा ने इसे हैरत से देखा। ये सब क्या है अज़लान, तुम्हारी मेहरू से शादी हो गई है और किसी को खबर तक ना हुई। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप इसे बहुत तस्लीम मत कीजिएगा। ये एक ड्रामा है और कुछ भी नहीं। आप बस आराम कीजिए। अब आपकी तबीयत ठीक है। वो कपड़े बदल कर इनके साथ खाना खाने लगा। जो भी है बेटा, तुम्हें इसके साथ खाना खाना चाहिए था। अज़लान ने फीकी हंसी हंसते हुए अपनी माँ की तरफ देखा। वो मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप कह रही हैं कि मैं इसके साथ खाना खाऊं? नो वे, मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ खाना खाऊंगा। अज़ला ने आगे बढ़कर इसके माथे पर बोसा दिया और फिर इन्हें दवाइयाँ देकर सुला दिया। वो रात देर तक इनके पाँव दबाता रहा। सुबह इसकी आंख लेट खुली, वो बाहर आया तो मेहरू इंतहाई मॉडर्न से लिबास में तैयार होकर बाहर जाने की तैयारी में थी। नाश्ते की मेज़ पर इसने नाश्ता ख़त्म करके कॉफ़ी का कप उठाया तो अज़लान कुर्सी खींचकर इसके बराबर में बैठ गया। ये क्या हो रहा है? वो चिल्लाई। अपनी आवाज़ नीची रखो। अज़लान ने इसे ज़रा बराबर भी अहमियत ना दी और मुलाज़िमा को आवाज़ लगाकर नाश्ता लाने की हदायत की। मैंने तुमसे शादी की है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे घर की हर सहूलत को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ये फ़ैसला तुमने खुद किया है। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। तुम्हारा शौहर होने की हैसियत से मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे बराबर में बैठकर नाश्ता करूं। समझी तुम? अज़ला ने इसे गुस्से से कहा तो वो इसे देखकर रह गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मुलाज़िमा नाश्ता लेकर आई थी। वो रुग़बत से खाने लगा। उफ़! ऐसा नाश्ता कौन करता है? कम से कम मुझे देखकर नाश्ते में ही अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लो। अज़ला ने हँसते हुए इसकी तरफ देखा। तुम्हारे स्टैंडर्ड के आगे मेरे अंडे पराठे का नाश्ता ही ठीक है। समझी तुम? अज़लान भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था, बल्कि इसका भरपूर मुकाबला कर रहा था। वो गुस्से में झंझलाती हुई खड़ी हुई और अपना पर्स लटकाकर जाने लगी तो अज़लान इसके रास्ते में आया। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? वो घुराई। अब बार-बार मुझे याद दिलाना अच्छा नहीं लगता। क्या याद दिलाना चाहते हो तुम मुझे? हटो मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है। मैं नहीं हटूँगा जब तक तुम बताओगी नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो। ज़ब्त से मेहरू का चेहरा सुर्ख हुआ। अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, इसने इतला दी और साइड से निकल कर जाने लगी। जब अज़लान आगे आया तो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मेहरू ने पलटकर इसकी तरफ देखा। मैं खुद ड्राइव कर लूँगी। अज़लान इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए गाड़ी की चाबी इसके हाथ से झपट कर आगे बढ़ गया। अब जब आपने मुझे हायर किया है तो पूरी तरह ही हायर कर लीजिए। अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले मत कीजिए। मैं आपका ड्राइवर बनने के लिए भी तैयार हूँ। इसे अज़लान की बात पर गुस्सा तो ज़रूर आया, लेकिन फिर कुछ सोचकर इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। वो जो क्लिच पर पाँव दबाए, स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो मेहरू ने इसके हाथ पर हाथ रखकर एक और पिक्चर क्लिक की और फिर इस कैप्शन के साथ लगा दी, हैप्पी ड्राइव विद माय हस्बैंड। अज़लान ने बगौर इसका ये अंदाज देखा और सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। आहिस्ता चलाओ, क्या मुझे मारने का इरादा है? अज़लान मुस्कुराया। नहीं, अभी नहीं मार सकता। अभी पूरे 2 महीने बाकी हैं और तुम्हें मुझे पेमेंट भी तो करनी है ना। आखिर मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। वैसे इस दफ़ा तुम्हें मुझे डबल पैसे देने होंगे। इलाज महँगा है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? तुम थोड़ी ना अस्पताल के धक्के खाती हो। दूसरों का माल हड़प करना तुम बाप-बेटी को खूब अच्छे से आता है। मेहरू ये सुनकर उछल पड़ी। खबरदार, मेरे बाप का नाम अपनी ज़बान पर मत लाना। अज़ला ने एक नज़र इसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम्हारे बाप का नाम मैं अपनी ज़बान पर लाना भी नहीं चाहता।
क्योंकि वो काबिल एहतराम ही नहीं है। ये कहकर वो खामोश हो गया। महरू जल भुनकर रह गई और इसने शीशे के उस पार निगाहें जमा दी। किस कदर बदतमीज इंसान है ये। जरा बराबर भी इसे शर्म नहीं है कि मेरा एहसान मान ले। एक तो मैं इसे पेमेंट भी कर रही हूँ और दूसरा ये मुझ पर ही रौब जमा रहा है। गाड़ी एक झटके से रुकी तो वो गाड़ी से बाहर निकली। अजलान इसके साथ आया तो इसने अपने कदम बढ़ाकर इसे वहीं रोक दिया। अब तुम अंदर नहीं आ सकते, ये मेरी फ्रेंड्स गेट टुगेदर है। और हाँ, गाड़ी यहीं पार्क करके तुम टैक्सी या रिक्शे से वापस लौट जाओ, मैं खुद ड्राइव करके आ जाऊंगी। समझ आई तुम्हें? अजला ने सुर्ख चेहरे के साथ इसे देखा। ये अच्छा लगेगा कि मैं सुबह सुबह आपका शोहर होकर रिक्शा या टैक्सी में सफ़र करता हुआ पकड़ा जाऊं। अजला ने इसकी दुखती हुई रग पर हाथ रखा तो महरू बेबसी से इसे देखने लगी। ठीक है, मैं कैब करवा कर आ जाऊंगी, तुम ऑफिस पधार जाओ। वो जान गई थी कि वो इसे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन फ़िरोज़ को नीचा दिखाने के लिए वो असलान के हाथों ब्लैकमेल होने के लिए भी तैयार थी। रात को जैसे ही वो घर आई तो असलान सोफ़े पर बैठा टाँग पर टाँग रखे इसका इंतज़ार करने लगा। इतनी देर! इसने आते साथ ही इस पर सवालात की बौछार की तो महरू का दिमाग घूम गया। अपने काम से काम रखो और अपनी हद में रहो। कितनी बार तुम्हें याद दिलाऊं कि ये निकाह मैंने मजबूरी में किया है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम सचमुच में मेरे शोहर होने का दर्जा हासिल कर सको। अज़लान मुस्कुरा, मुझे तुम्हारे शोहर होने का दर्जा हासिल करना भी नहीं है। इस ओहदे पर तुम्हारे जैसा नकचढ़ा इंसान ही सजता है जो तुमसे टकराए। मैं तुम्हें कुछ और बताने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। वो कदरे लापरवाही से इसके बराबर में बैठकर अपने मोबाइल पर कुछ टाइप करने लगा। फिरोज़ और इसकी वालिदा आए हुए हैं, गेस्ट रूम में ठहरे हुए हैं। ये सुनना था कि वो उछल पड़ी। क्यों? तुमने इन्हें आने क्यों दिया? ज़ाहिर है तुम्हारा शोहर होने के नाते मुझे इनकी खातिर मदारत तो करनी ही थी। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। मैं वाक़ई में अपने कमरे में जाकर सो जाऊँ या तुम मुझे अपने कमरे में सुलाओगी? आखिरी बात पर महरों के कान सुर्ख हुए। इसने खूनख्वार निगाहों से अज़लान की तरफ देखा। तभी इसकी खाला इसे सामने से आती हुई दिखाई दी। महरू बेटा कैसी हो? ये क्या तुमने इतना अर्जेंट निकाह कर लिया, वो भी अज़लान से? महरू ने एक नज़र अज़लान की तरफ देखा जो सर झुकाए इसके जवाब का मुंतज़िर था। खाला कैसी हैं आप? वो आगे बढ़कर इनसे गले मिली और फिर अज़लान के बराबर में इससे बिल्कुल चिपक कर बैठ गई। वो कभी इसके कंधे पर सर रख कर बात करती तो कभी इसका हाथ थामकर इसे अपने होंठों के करीब ले जाती। अज़लान तो इसके इस रुख बदलने पर ही हैरान था। कितनी गिरगट हो तुम, कितने रंग बदलती हो तुम। अभी इससे पहले तो तुम मुझे गालियों से नवाज रही थी और अभी तुम मुझे शोहर के आला ओहदे पर बिठाए मेरी खिदमत कर रही हो। वो इसके कान में सरगोशीनुमा अंदाज में कहने लगा तो महरू ने खाने की मेज़ पर इसके पाँव पर पाँव मारा। वो चिल्ला उठा, क्या बात है अज़लान, आप ठीक है ना? इसने घूरती हुई निगाहों से इसे देखते हुए ज़बान बंद रखने का इशारा किया। अज़लान समझ गया कि ये सब कुछ वो फ़िरोज़ को चिढ़ाने के लिए कर रही है, जो इसके सामने बैठा इन दोनों की केमिस्ट्री को रियल केमिस्ट्री समझकर जल भुन रहा था। फ़िरोज़, वैसे आप अपनी मंगेतर को नहीं लाए? वो चौंक गया और इसने हसरत भरी निगाहों से महरू की तरफ देखा। वो थोड़ी शर्मीली है, वैसे भी इसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। शादी से पहले ओह! बड़े ही अजीब पेरेंट्स हैं। शादी से पहले की मुलाकातें अलाउ हैं और मंगनी के बाद जब बात तय हो जाती है, तो वो अलाउ नहीं करते। ख़ैर मुझे क्या? वैसे अज़लान, हमने अपना हनीमून प्लान नहीं किया। आपने क्या सोचा है? इसने फ़िरोज़ के सामने ही हनीमून के बारे में बात की, तो अज़लान को खाना खाते हुए अछू लग गया। वो बुरी तरह खाँसने लगा। महरू ने इसकी पीठ सहलाते हुए इसे पानी पिलाया। आप ठीक है ना? अज़लान, अपना ख़्याल रखा करें। देखें ध्यान से खाया करें। आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? महरू की आंखों में आंसू भर आए। अज़लान ने गौर से आंसुओं को देखा और हाथ आगे बढ़ाकर अपने रिश्ते को सच्चा साबित करने के लिए इसके आंसू पहुँच डाले थे। इट्स ओके, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जान इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आखिरी बात इसने चबा-चबा कर कही तो महरू ने गुस्से से इसे देखा था। फ़िरोज़ से इन दोनों की इस मोहब्बत भरी गुफ्तगू से बुरी तरह मुतासिर होता हुआ दिखाई दिया। लगता है काफ़ी सालों की अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में। जी बिल्कुल, हम दोनों बचपन से एक-दूसरे को पसंद करते हैं। कभी अंदाज़ा नहीं हुआ। इसने अज़लान का बाजू थामकर इसे खुद से करीब किया और इसके बाल संवारने लगी। तो एक लम्हे के लिए अज़लान इसके हुस्न में खो सा गया। वो बिलाशुबा बेहद हसीन थी और इस वक्त इसके करीब खड़ी इसके होश उड़ाने लगी। तभी इसने अपनी निगाहों का रुख बदला और मुस्कुराता हुआ फ़िरोज़ को देखने लगा।
जिसकी आंखों में वाक़या तौर पर शर्मिंदगी देखकर महरों को अपनी जीत का एहसास हो रहा था। मैं बहुत थक गई हूँ खाला, आप ही आराम कीजिए, मुलाज़िमा सब देख लेगी। चलें अज़लान, हमारी आज मूवी नाइट है ना? हम आज मूवी देखेंगे ना साथ में? अज़लान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। खाला मैं बहुत थक गई हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इसने फ़िरोज़ को मुस्कुराते हुए देखकर खुदा हाफ़िज़ कहा और अज़लान का हाथ थामकर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई इसके बालों से शरारत करते हुए अपने कमरे में आ गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही वो इससे उछलकर दूर हुई। थोड़ी देर पहले शायद मैं फूलों की सेज था और अब शायद मैं कांटों का बिस्तर बन गया हूँ जो तुम मुझसे दूर जा रही हो। अज़लान ने तंज़ करते हुए वहीं सोफ़े पर अपने पाँव लंबे किए और अपने पाँव जलाने लगा। ये पाँव नीचे करो। मुझे इस तरह बैठने वाले लोग सख्त नापसंद हैं। ओह! अच्छा। मेहरू की हदायत पर इसने अपने होंठ सिकेड़े और दोबारा से सोफ़े पर टेक लगाकर अपने पाँव मेज़ पर रख लिए। लेकिन मुझे तो ऐसे ही पसंद है इसलिए मैं ऐसे ही बैठूँगा। अब तुम्हें एडजस्ट करना है तो कर लो वरना मैं बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर इसने अपना माथा ही पीट लिया। तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों करते हो? इस मामले में मेरा साथ दो, क्योंकि तुम्हें ये अदाकारी करने के पैसे मैं दे रही हूँ। मेहरों ने कहा तो वह हंस पड़ा। मुझे मालूम है, कब से तुम्हारे साथ नीचे अदाकारी कर कर के मैं थक गया हूँ। अब सोना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता है मेरा सर खाना बंद कर दो। वो वहीं सोफे पर लेट गया और लाइट बंद की, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेहरों ने लाइट खोली तो वो गुस्से से इसे देखने लगा। मुझे अंधेरे में नींद आती है, तुम्हें कितनी बार बताऊँ? वह गुस्से से फुनकारा। और मैं भी तुम्हें कितनी बार बताऊँ कि ये मेरा कमरा है। यहाँ जो मैं चाहूँगी वो होगा। ये सुनना था कि अज़लान ने सोफे पर अपने सर के नीचे से तकिया उठाया और बाहर जाने लगा कि मेहरू उछलकर इसके पास आई और इसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? ये तमाशा मत बनाओ। तुम मेरी बात मान लो, मुझे सच में लाइट में नींद नहीं आएगी और तुम्हारे लिए मैं अपनी नींद कुर्बान नहीं कर सकता। सलाह ने कुछ इस तरह से कहा कि वो हार मान गई। ठीक है, वो पीछे हुई और स्विच पर हाथ मारकर लाइट बंद कर दी। अज़ला ने गहरा सुकून भरा सांस लिया। इसे इस तरह नीचा दिखाने से न जाने क्यों इसे बहुत तस्कीन महसूस हो रही थी। रात के न जाने कौन से पहर इसकी आंख खुली तो वो उछल पड़ा। इसे अपने हाथ पर किसी नर्म चीज़ का एहसास हुआ। इसने अंधेरे में आंखें खोलकर मोबाइल की लाइट जलाई और हैरान रह गया। महरू इसके साथ सोफे पर बैठे बैठे सोते हुए इसके हाथ को अपने हाथ में लेकर गहरी नींद में डूबी दिखाई दे रही थी। एक लम्हे के लिए अज़लान को इस पर रहम सा आया। इसके चेहरे पर उड़ते हुए बाल इसने पीछे की तरफ किए तो वो नींद से जाग गई। कौन है कौन है? इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हुआ कि वह अंधेरे में डरने के सबब अज़लान के पास आकर सो गई है। रिलैक्स मैं हूँ अज़लान। क्या हो गया है? अज़लान ने मोबाइल की फ्लैश लाइट इसके चेहरे पर डाली तो इसकी आंखें चौंधियाने लगी। तुम मेरे करीब क्या कर रहे हो? वो दूर हुई तो अज़लान हंसने लगा। लाइट जलाकर गौर से देखो और अपनी आँखों का इस्तेमाल करो। मैं तुम्हारे बेड पर नहीं हूँ, तुम मेरे सोफ़े के पास हो। अज़लान की बात सुनकर वो शर्मिंदा सी हुई। सुबह के 4 बज रहे थे, वैसे भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अम्मी की दवाई का वक़्त हो गया है। फ़िरोज़ और इसकी माँ मुझे पता है हमारे नाश्ते से पहले नहीं उठेंगे। बस बहुत हो गया ड्रामा, तुम्हारे साथ एक कमरे में गुज़ारा करना बहुत मुश्किल है। ये कहकर इसने अपनी नज़रें चुराई। वो बार-बार बहकने लगा, लेकिन इसने खुद पर काबू पाया और चादर हटाकर कमरे से बाहर निकल गया। मेहरू इसे देखकर रह गई। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इसके करीब क्यों जा रही हूँ? इसने सर झटका और दोबारा से सोने के लिए बेड पर आ गई। इस बार इसने अपने लिए लाइट खुली रखी थी, क्योंकि कमरे में वो मौजूद नहीं था। असलान अहमद 10 साल का था जब इसके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। इसकी वालिदा को इसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया तो इन्हें अपने वाहिद भाई का सहारा हासिल हुआ। शुरू-शुरू में तो इसके मामू बदर ज़मान ने बहुत प्रोटोकॉल दिया, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो मामी की कड़वी बातों में आने लगे और ममानी ने हर मुमकिन हद तक कोशिश की कि वो अपनी नंद को यहाँ से वापस लौट जाने पर मजबूर कर दें। वो इनके घर की मुलाज़िमा बनकर रह गई। मामू जान से जब उन्होंने हिस्से का मुतालबा किया तो इस दिन उन्होंने अज़लान को खूब तशद्दुद का निशाना बनाया और घर का सर्वेंट क्वार्टर इन्हें रहने के लिए दे दिया। अज़लान की हैसियत इनके आगे एक लाचार मजबूर इंसान की थी। इनके इशारों पर नाचे तो वो खुश रहते और जब वो इनके सामने आवाज़ बुलंद करता तो वो इसे अपने लफ्ज़ों से ही मार देते। अज़लान के दिल में अपने मामू और ममानी के लिए बेतहाशा नफ़रत पैदा हो गई। इस पर सोने पर सुहागा इनकी इकलौती लाडली और हद से ज़्यादा ज़िद्दी हठ धर्म बेटी। मेहरों ने रही सही कसर पूरी कर दी। इसने अज़लान को अपने वालिद के ऑफिस में जॉब तो दे दी, लेकिन अज़लान को बेइज्जत करने का कोई मौका वो हाथ से जाने ना देती थी। इसके नज़दीक इन लोगों ने इनकी ज़िंदगी में ज़हर घोला हुआ था और अक्सर
ان کے ماँ باپ کی لڑائی انہی دو لوگوں کی وجہ سے ہوتی تھی، اس وجہ سے اس کے دل میں اذلان اور اس کی والدہ یعنی اپنی پھوپھی کے لیے نفرت بھر گئی۔ اذلان نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر یہاں سے واپس لوٹ جائے گا، لیکن اس کے پاس کوئی سہارا نہ تھا، نہ باپ کی چھوڑی ہوئی ملکیت تھی اور نہ جو ماں کا حصہ تھا۔ وہ ماموں جان دبا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی۔ جب مہرو نے اذلان کو اپنے سابقہ منگیتر کو نیچا دکھانے کے لیے شادی کرنے کا کہا، بدلے میں اس کی والدہ کے علاج کے لیے پیسے فراہم کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو اذلان نے مجبور ہو کر اسے نکاح کر لیا، لیکن اب وہ بری طرح پچھتا رہی تھی۔ لیکن اسے یہ اطمینان تھا کہ فیروز اچھی طرح یہ اندازہ کر چکا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور یہی وہ چاہتی تھی۔ وہ آفس سے تھکا ہارا واپس لوٹا تو اس کی والدہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس نے فوراً سے ان کے سر پر پٹیاں کی اور انہیں ہسپتال لے جانے لگا۔ جب مہرو اس کے راستے میں آئی، انہیں ہسپتال ڈرائیور لے جائے گا، اس وقت ایک آفیشیل ڈنر ہے کہ میرے ساتھ وہاں چلو۔ یہ سن کر اذلان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہا، تمہیں جانا ہے تو اکیلے ہی جاؤ۔ مہرو نے جل بھن کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں نا، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا ورنہ میں تمہاری قسط کو روک دوں گی۔ اذلان نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا، لیکن مہرو نے اس کی عزت دھوکڑی کی کر دی۔ جب اس کی والدہ کو پتہ چلا کہ اذلان نے اس سے پیسوں کی خاطر شادی کی ہے، وہ وہیں بخار میں واپس دوبارہ اپنے کمرے میں لوٹ آئی اور انہوں نے اذلان کو کھری کھری سنا دی۔ مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ پیسوں کے لیے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ مہرو کے لیے اس کے دل میں بے پناہ نفرت پیدا ہوئی۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اس نے مجبوراً انہیں دوائی کھلائی، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکاری ہو گئی۔ اب کیوں ضد کر رہی ہیں؟ میری بات مان لینا۔ نہ جانے کتنی بار اس نے اپنی والدہ سے کہا، لیکن ان کی انا گوارا نہیں کر رہی تھی تو وہ مہرو کے دیے ہوئے پیسوں سے علاج کروائیں۔ جب تمہاری سیلری آئے گی تب میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اذلان نے ضبط سے انہیں دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جہاں مہرو تیار کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ تم یہ پہن کر چلو گے، میری بےعزتی کرواؤ گے؟ جاؤ جا کر کپڑے بدلو۔ اذلان نے سینے پر بازو لپیٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے باپ کی طرح میری یہاں فیکٹریاں نہیں ہیں۔ میرے پاس اس وقت یہی سب سے بہترین ہے۔ چلنا ہے تو چلو ورنہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہا۔ مہرو چاروں نچار گہری سانس بھرتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو تمام لوگوں کی نظریں اس پر اٹھیں اور ستائشی نگاہوں سے اپنی طرف دیکھ کر مہرو کو بے پناہ خوشی ہوئی۔ اس نے اذلان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہ ہوئی۔ اذلان اس کا یہ پل پل بدلتا روپ دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی، اس نے سوچا۔ تبھی ایک ضروری کال کی وجہ سے وہ دوسری طرف نکلا تو مہرو کی دوستوں نے اسے گھیر لیا۔ فیروز کا کیا ہوا یار؟ اس نے تمہیں دھوکہ دیا اور تم نے اس سے شادی کر لی۔ ویسے لڑکا تو ہینڈسم ہے لیکن کرتا کیا ہے؟ مہرو کی بولتی بند ہو گئی۔ یار لیکن فیروز نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ مہرو کا سر درد ہونے لگا۔ اس کے پاس ان سوالوں کے کوئی جوابات نہیں تھے۔ فیروز نے واقعی میں اسے دھوکہ دیا تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اذلان نے فوراً سے اپنی کال کاٹی اور آگے بڑھا۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں، لہٰذا ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں مہرو؟ اس نے مہرو کے بال اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے قریب کھڑے ہو کر اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ مہرو ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اذلان اس کی مدد کے لیے اس وقت آگے آیا جب اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، جب اس کی دوستیں اسے کریت کریت کر سوالات کر رہی تھیں۔ ایسے وقت میں اذلان نے اسے اپنے سارے اختلافات بھلا کر سپورٹ کیا۔ اس کی مدد کو آگے آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر وہاں ہجوم سے دور لے آیا۔ تھینک یو سو مچ۔ مہرو اس سے الگ ہوئی تو اذلان نے آئیبرو اٹھائے۔ کس بات کے لیے؟ وہ حیران تھا۔ تم نے مجھے سپورٹ کیا، سب کے سامنے میرا ساتھ دیا، اس لیے۔ وہ ایک عجیب ہی لہجے میں اس کے سامنے دیکھ کر کہنے لگی تو اذلان نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ میڈم یہ میری جاب ہے اور میں اپنی جاب کر رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ کسی قسم کی غلط فہمی اپنے دل میں نہ پال لینا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ مہرو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ رات کو وہ دونوں گھر آئے تو اذلان اپنے کمرے میں جانے لگا۔ دونوں کی شادی کو 15 دن سے زائد ہو گئے۔ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہ سکتے ہو؟ مہرو کا بدلا ہوا لہجہ سن کر اسے حیرانی ہوئی، لیکن فائدہ نہیں ہے کیونکہ فیروز اور اس کی والدہ تو جا چکے ہیں۔ تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ لیکن وہ مہرو اس کی بات سنے بغیر آگے بڑھ گئی تو اس نے کندھے اچکائے۔ اذلان اپنی والدہ کے پاس آیا تو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔
कल इसकी तनख्वाह के आने का दिन था। इसने अपनी वालिदा से कहा कि वो इन्हें अपने पैसों से अस्पताल ले जाएगा। अगले दिन वो अस्पताल के धक्के खाता रहा। इसकी वालिदा के कुछ टेस्ट हुए, तमाम चीज़ें क्लियर आई। बस डॉक्टर ने थोड़ी कमज़ोरी बताई थी। इसने शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने इसके लिए आसानी पैदा कर दी। इस वक्त वो अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मामू जान इसके सामने गुस्से से खड़े इसे घूर घूर कर देखने लगे। अस्सलाम वालेकुम। अज़लान ने ना चाहते हुए भी सलाम किया तो उन्होंने इसे गिरेबान से पकड़कर ज़मीन पर पटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से शादी करने की? उन्होंने इसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करना चाहा, लेकिन इनका हाथ महरों ने थाम लिया। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? अज़लान मेरे शोहर हैं। आप इन्हें इस तरह रुसवा नहीं कर सकते। मामू जान हैरत के मारे पूरी तरह घूमकर अपनी बेटी की तरफ मतवज्जा हुए। क्या बकवास कर रही हो? हमने क्या सोचा था और तुमने क्या कर दिया? हम तुम्हारी शादी इस कंगले से थोड़ी करवाते, किसी अच्छी जगह ही सोचते, लेकिन तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मेहरू ने इन्हें कंधों से थामकर वहां से ले जाना मुनासिब समझा, लेकिन अज़लान ने अपनी ये बेइज्जती याद रखी थी। अम्मा चलिए, अब हम मज़ीद यहाँ नहीं रहेंगे। इसने अपना सामान पैक किया और अपनी माँ को लेकर जाने लगा तो मेहरू ने इसे आवाज़ देकर रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? 2 महीने मुकम्मल नहीं हुए। इसने मुड़कर मेहरू की तरफ देखा। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, मेहरू करंट खाकर उछल पड़ी। खुदा का वास्ता है अज़लान, ये जुल्म मत करो। इसने करीब आते हुए इसके मुंह पर हाथ रख दिया। अज़लान, अल्लाह को ये सख्त नापसंद है। चाहे शादी जैसे भी हालात में हुई है, वो तुम्हारी बीवी है। अज़लान ने अपनी वालिदा की तरफ देखा था। ठीक है, अगर ये चाहती है कि मैं इसे तलाक ना दूँ तो फिर इसे भी हमारे साथ चलना होगा। मेहरू के होश उड़ गए। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, तुम फैसला करो, यहाँ रहोगी या हमारे साथ? मेहरू अफसोस से अपने वालिदैन की तरफ देखने लगी। बाबा प्लीज़ इसे मुआफ़ कर दें। लेकिन इसके बाबा ने इसे अपना रुख फेर लिया। मेहरू मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अज़लान ने अपना सर झटका और अपनी वालिदा के हमरा रवाना हो गया। 15 दिन हो गए थे, ना इसने मेहरू की शक्ल देखी और ना मेहरू ने इससे कोई राब्ता रखा। अज़लान का दिल एकदम से मुरझा सा गया। 2 माह के लिए ही सही। मेहरू के साथ कुछ लम्हात गुजारने के बाद इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं है जितनी वो खुद को ज़ाहिर करती है। वो अंदर से बुरी तरह टूटी हुई है। हालात और मोहब्बत ने इसे इस नहज पर लाकर खड़ा किया है कि वो मगरूर लड़की मशहूर हो गई, लेकिन दर हकीकत वो नारियल की तरह थी, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। वो इस वक्त अपने कमरे में बैठा ऑफिस से आने के बाद लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। घर एक छोटे से कमरे पर मुश्तमिल था। इसकी वालिदा किचन में खाना बना रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हैरान हुआ, इस वक्त कौन हो सकता है? ये सोचकर इसने दरवाज़ा खोला तो सामने मेहरू खड़ी थी। इसे इस हालत में देखकर असलान के दिल को बेपनाह कुछ हुआ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वो फौरन से आगे आया। इसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के नुमाया थे। वो पहले जैसी बिल्कुल भी ना रही। अंदर बुला लो बेटा। इसे सोफिया बेगम ने भी देख लिया था कि मेहरू आई है। कैसे हो? इसने उदासी से अजलान से पूछा। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, ये कहते हुए इसकी आंखें चमकी थी। लग तो नहीं रही हो। वो सोफे पर बैठी थी जब इसकी वालिदा अंदर कमरे में किसी काम से गई तो अजलान ने इसका तरफ रुख मोड़ा तो फिर इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही हो? मेहरू फीकी हंसी हंसने लगी। वो जिसके मंगेतर ने इसे छोड़ दिया और फिर इसके शोहर ने भी इससे पलट कर न पूछा, वो लड़की कैसी हो सकती है? अजलान ने एक झटके से इसे देखा। तुम्हें याद हो या ना हो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। वो पूछ बैठा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तरफ इस दिन से माइल हो गया जब तुमने भरी महफिल में मेरा साथ दिया। तुम दुश्मनी निकाल सकते थे, इस वक्त मेरे बाबा का बदला मुझसे ले सकते थे, सबके सामने शादी को बेनकाब करके, लेकिन तुमने ऐसा ना किया। मुझसे पैसे भी ना लिए तो फिर तुम्हारा ये अंदाज मेरे दिल में ना उतरता तो और क्या होता? मेहरू ठहरे हुए लहजे में कहकर असलान के दिल में उतर रही थी। तुमने क्या सोचा है? मेहरू के सवाल पर वो चौंक गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अज़ला ने बेख्तियार अपना हाथ आगे बढ़ाकर इसके आंसू साफ किए। क्या तुम इस रिश्ते को जारी रखना चाहती हो? लेकिन जान लो कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेहरू मुस्कुराई थी। मैं अब वो मेहरू नहीं रही जिसे तुम जानते थे। मैं बदल गई हूँ, जिसे मादी चीज़ों की कोई परवाह नहीं होती। और हाँ, इसने अपने बैग से कागज़ निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया। बाबा ने तुम्हें तुम्हारा हक वापस दे दिया है। कागज़ देखकर अज़लान हैरान हुआ और फिर
इसने अपना हक समझकर अपने पास रख लिया। तो फिर कब आऊँ मैं जल्दी? इसने अज़लान से पूछा। कहाँ पर? वो हैरान हुआ। घर पर। महरों ने मुस्कुराकर पलकें झपकाईं। अज़लान इसके पास आया, इसके चेहरे पर आए बाल पीछे की तरफ हटाए और बेख्तियार अपने दहकते हुए लब इसके माथे पर रख दिए। आज तुम्हारे सामने एक एतराफ़ करना चाहता हूँ। जब से इस घर में कदम रखा था, तुम्हें अपने दिल में बसा कर रखा था, लेकिन कहता नहीं था, लगता था कि कभी तुम्हें हासिल नहीं कर पाऊँगा। पर कुदरत ने मुझे तुमसे मिला दिया और आज पूरे हक के साथ कहता हूँ कि महरों मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। अलबत्ता हालात की धुंध ने इस मोहब्बत पर एक चादर डाल दी तो वो छुप गई, पर अब वो चादर हट गई है, धुंध भी बाकी नहीं रही। और हाँ, ये मत पूछो कि मैं कब से आऊँ, बल्कि तुम यहाँ से जाओ ही ना, आज से ही नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। अज़लान की बात सुनकर इसके गाल सुर्ख हुए। उसने मुस्कुराकर महरू को अपनी बाहों में भर लिया। वादा करो, अब मुझसे नहीं लड़ोगे? नहीं बाबा, नहीं लड़ूंगा। अजलान ने नफ़ी में सर हिलाया तो महरू ने इसके सीने पर अपना सर रख दिया। अजलान ने शिद्दत से इसे अपने सीने में भेज लिया। रिश्तों में दरारें ज़रूर आई थी, लेकिन इन दरारों को मोहब्बत ने भर दिया था और अब वो दीवार मजबूत बन चुकी थी। मोहब्बत ने इनकी ज़िंदगी में कदम रख दिया। नफ़रत मिट गई, दब गई और ख़त्म हो गई। अजलान और महरू की कहानी एक नए मोड़ पर आ गई, जहाँ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत फ़ज़ा में बिखरी हुई थी, ख़त्म शुद। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये नॉवल कैसा लगा? आखिर में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद नए दिलचस्प नॉवल पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।